हाय गाइस। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, जब से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है सारे देश में जोरदार प्रदर्शन जारी है। मिलिट्री ने भी क्रैकडाउन करने की पूरी कोशिश की, जिसमें अब तक कुछ लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। आज हम म्यांमार के इसी संकट पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सब म्यांमार में दरअसल हो क्या रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। फिर समझने की कोशिश करेंगे क्यों म्यांमार भारत के लिए इतना ज़रूरी है, इस सब के बीच क्या चुनौतियां हैं जो भारत के सामने निकल कर आ रही है, और इन हालातों में भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो भारत के सामने है, जिसे हम समझेंगे सबसे आखिर में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और जाते हुए घंटी बजाना मत भूलना। थैंक यू। हाँ जी, तो बात दरअसल कुछ ऐसी है कि म्यांमार की सबसे बड़ी पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि एनएलडी। एक्चुअली सबसे बड़ी क्या, एक ही सिग्निफिकेंट पार्टी है ये, जिसकी डिफेक्टो लीडर है आंग सान सूची। ये वही है जिन्हें 1991 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो हुआ कुछ ऐसा कि नवंबर 2020 यानी कि ऐसे 4 महीने पहले म्यांमार में चुनाव होते हैं, जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी कि एनएलडी भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करती है। लेकिन इससे पहले कि आंग सान सूची के नेतृत्व में एनएलडी सरकार बना पाती, कहानी में ट्विस्ट आता है और एंट्री होती है म्यांमार की मिलिट्री की, जिसमें मिलिट्री, जिसका म्यांमार में ऑफिशियल नेम तत्मदेव भी है, इन्होंने चुनावों में धांधली का आरोप लगा दिया, और जिसके बाद प्रेसिडेंट विन मिंट और आंग सान सूची को डिटेन कर लिया गया। इसके बाद आर्मी चीफ मिंग ऑन्गलैंग म्यांमार मिलिट्री के ऑफिशियल टीवी पे लाइव आते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं कि अगले 1 सालों के लिए म्यांमार में इमरजेंसी लगाई जा रही है, और 1 फरवरी 2020 को ऑफिशियली म्यांमार की मिलिट्री सत्ता अपने हाथों में ले लेती है। बस फिर क्या था, यंगून से लेके मैंडले तक हर छोटे बड़े शहरों में जनता सड़कों पर उतर आती है। सिविल और मिलिट्री के बीच टेंशन लगातार बढ़ने लगता है। यूएन की तरफ से भी कड़े बयान जारी होना शुरू हो जाते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर को बढ़ता देख मिलिट्री अपना टोन शिफ्ट करती है, और मिलिट्री की तरफ से एक बयान जारी होता है जिसमें मिलिट्री ये दावा करती है कि भैया, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षक है और हम इससे बंधे हुए हैं। दरअसल सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। एक्चुअली में वर्तमान में जो म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन है वो साल 2008 में लाया गया था, और इसे लाने वाली भी एक मिलिट्री रिजीम ही थी, जिसने उस वक्त इसे पास कराने के लिए म्यांमार में जनमत संग्रह कराया था। हाँ, ये बात अलग है कि ये जनमत संग्रह खुद अपने आप में सवालों के घेरे में था। इस संविधान के अनुसार संसद की कुल सीटों की 25% सीटें मिलिट्री के लिए रिजर्व होती हैं, जिसपे मिलिट्री अपने सर्विंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है। बात यही नहीं खत्म होती, इसके अलावा एक प्रॉक्सी पार्टी भी है जो मिलिट्री के बिहाफ में इलेक्शंस लड़ती है, और सारा खेल इस बार यही हो गया, क्योंकि इस बार एनएलडी ने सब पूरे चुनाव स्वीप कर दिए, और भारी बहुमत से जीतने के कारण इस प्रॉक्सी पार्टी की जो सीटें थी वो काफ़ी कम हो गई। और संविधान के इस प्रोविजंस का जो मेन उद्देश्य था कि पॉलिसी मेकिंग में मिलिट्री के इन्फ्लुएंस को बनाए रखना, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा था, जो कि मुख्य वजह थी मिलिट्री के सत्ता अपने हाथों में लेने की। खैर, अगर भारत की रिएक्शन की बात करें तो शुरुआत में तो भारत ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया था, लेकिन मामले की गंभीरता को समझते हुए कहीं ना कहीं भारत ने भी अपने टोन को थोड़ा सॉफ्ट ज़रूर किया है, जिसे हम आगे समझेंगे। म्यांमार में हो रही डेवलपमेंट से जुड़ी भारत की चिंताओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले म्यांमार की इम्पोर्टेंस को समझना होगा, जिसमें सबसे ऊपर आता है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन की सिक्योरिटी। दरअसल अगर हम मैप में देखें तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम डायरेक्टली म्यांमार की सीमा से लगते हैं। ये इलाके घने जंगल और माउंटेनियस रीजन से भरे हुए हैं, और यहाँ पे आज़ादी के बाद से ही लंबे समय से इंटर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स और ऑटोनॉमी को लेके इंसर्जेंसी चल रही है। इसकी संवेदनशीलता को हम इससे समझ सकते हैं कि जिस आफ्सपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हम हमेशा कश्मीर के संदर्भ में सुनते आए हैं, ये कश्मीर से लगभग 3 दशक पहले नॉर्थ ईस्ट में लगाया गया था।
लेकिन हाल ही के वर्षों में इंसर्जेंसी पे भारत ने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, जिसमें म्यांमार की सरकार और मिलिट्री का सहयोग भी शामिल है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन की स्थिरता के लिए म्यांमार में स्थिरता होना काफ़ी ज़रूरी है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट को भारत इंडियन मेनलैंड से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये महज 21 किलोमीटर का कॉरिडोर भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत अहम है। इसे हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं और किसी भी दूसरे रास्ते की अब्सेंस में इस पर अटैक की स्थिति में हमारे पूरे भारत का संपर्क नॉर्थ ईस्ट से काटा जा सकता है। इसके अलावा चूंकि बांग्लादेश से हो जाने वाला रास्ते पे निर्भरता काफ़ी हद तक बांग्लादेश में आने वाली सरकारों पर निर्भर करती है, इसीलिए भारत ने इसका तोड़ निकाला है कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के रखाइन स्टेट में स्थित सितवे पोर्ट से जोड़कर। दरअसल भारत म्यांमार के बीच साइन हुए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत का कोलकाता पोर्ट से एक समुद्री रास्ता म्यांमार के सितवे पोर्ट को जोड़ता है, जो कि वहां से कलादान रिवर के जरिए पलतवे और आगे मिजोरम को कनेक्ट करता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर काफ़ी हद तक म्यांमार में फ्यूचर में होने वाली स्थिरता अस्थिरता पे निर्भर है। वहीं तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो भारत ने हाल ही के वर्षों में अपना फोकस पश्चिमी देशों से हटाकर पूर्व की तरफ कर लिया है, जिसमें भारत के साउथ ईस्ट एशियन देशों से संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर ही भारत ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच साइन हुए ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट से जोड़ने का फैसला किया, जिसके जरिए भारत डायरेक्टली म्यांमार से होते हुए थाईलैंड और आगे के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से कनेक्ट हो सकता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि म्यांमार भारत के लिए साउथ ईस्ट एशियन देशों का दरवाज़ा है और इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर के लिए म्यांमार में स्थिरता और भारत का प्रभाव बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर इन हालातों में हम म्यांमार में भारत के फ्यूचर को देखें तो भारत के सामने दो मुख्य चुनौतियां हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में भारत के लिए सिक्योरिटी इंश्योर करना, दूसरा म्यांमार में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना। दरअसल अगर हम यूएस के स्टैंड पर चलते हुए डेमोक्रेटिक प्रोसेस और आंग सान सूची को एक तरफा सपोर्ट देते हैं तो ये कहीं न कहीं म्यांमार की मिलिट्री को चीन के और भी ज़्यादा करीब कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नज़रअंदाज करते हुए भारत म्यांमार की मिलिट्री को डायरेक्ट सपोर्ट देता है तो इस स्थिति में प्रेजेंट और फ्यूचर में भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग काफ़ी हद तक हर्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर चीन का प्रभाव म्यांमार में यूं ही बढ़ता है और स्ट्रेटजिक रूप से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जैसे कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर सक्सेसफुल होते हैं तो ये इंडियन ओशियन रीजन में भारत को स्ट्रेटेजिक रूप से एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी में म्यांमार की मिलिट्री ने हमेशा भारत को सपोर्ट किया है। नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भी म्यांमार के प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स और मिलिट्री के बीच तालमेल बैठाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस सब के बीच जहां यूएस ने डेमोक्रेसी के नाम पे एक सख्त एंटी मिलिट्री स्टैंड लिया हुआ है, वहीं चीन भी अपनी तरह अथॉरिटेरियन रिजीम म्यांमार में बनाना चाहता है जो कि उसके फर्दर इंटरेस्ट को फुलफिल करे। ऐसी स्थिति में अगर भारत प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स और मिलिट्री लीडरशिप को किसी कॉमन ग्राउंड पर ला सके और एक स्मूथ ट्रांजिशन को फैसिलिटेट कराने में कामयाब हो जाए तो जहां एक तरफ भारत को दुनिया में अमेरिका और चीन के अलावा एक अल्टरनेटिव लीडरशिप की पहचान मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में लंबे समय से लंबित भारत के परमानेंट सीट के दावे को और भी ज़्यादा पुख्ता करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।